डियर स्टूडेंट्स, आज अपन सेल्स कोटे के कौन कौन से घटक होते हैं जिनके द्वारा सेल्स कोटे का निर्धारण किया जाता है, इस पे अपन बातचीत करेंगे। अपन सभी जानते हैं कि किसी भी विक्रेता के लिए या किसी भी डीलर के लिए या किसी भी संस्थान के लिए एक उत्पादक के द्वारा जो विक्रय कोटा निर्धारित किया जाता है, उसको निर्धारण करने की अलग अलग विधियां होती हैं। और विक्रय कोटे का निर्धारण अगर बहुत ज़्यादा हुआ या बहुत कम हुआ, दोनों स्थितियों में ही एक उत्पादक के लिए यह स्थिति उपयुक्त नहीं होती है। अतः एक विक्रेता अपने विक्रय कोटे का निर्धारण करते समय, एक उत्पादक अपने विक्रय कोटे को निश्चित करते समय विभिन्न बातों का ध्यान रखता है, विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखता है, जिनमें भूतकालीन विक्रय के आंकड़े, बाजार की स्थिति क्या है, आपके विक्रेता की योग्यता क्या है, आपकी उत्पादन की क्षमता क्या है, आपके बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति क्या है, आपके जो विक्रय की संस्थान की, इनकी उधार की पॉलिसी, नगद की पॉलिसी, अर्थात उनकी नीतियां क्या है। ये हालांकि ये विभिन्न ऐसे घटक होते हैं जो विक्रय कोटा के निर्धारण में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव डालते हैं। तो आज अपन इन सभी घटकों के आधार पर कि एक जो ऑप्टिमाइज विक्रय कोटा है उसका निर्धारण करते समय हमें मुख्य रूप से किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पे अपन आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे कि विक्रय कोटे के निर्धारण करने में सबसे जो महत्वपूर्ण विषय होता है वो होता है भूतकालीन विक्रय के आंकड़े। भूतकालीन विक्रय के आंकड़े ये बताते हैं कि गत वर्षों में आपकी कितनी बिक्री हुई, कौन से क्षेत्र में हुई, किस प्रकार कौन से प्रोडक्ट की हुई, कहाँ पर हुई, किस विक्रेता के द्वारा हुई। तो ये जो आंकड़े हैं वो आगामी वर्षों में बिक्री का अनुमान लगाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आगामी वर्षों की बिक्री का अनुमान लगाने के लिए विगत वर्षों में की गई बिक्री के आंकड़े आधार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अतः विक्रय कोटे के निर्धारण में जो भूतकाल में की गई जो बिक्री है उसके आंकड़े अहम स्थान रखते हैं। ये आंकड़े ये बताते हैं कि हमारे गत वर्षों में हमारे विक्रय कितने प्रतिशत से बढ़ रहा है, कितने प्रतिशत से घट रहा है, कौन से एरिया में बढ़ रहा है, कौन से एरिया में घट रहा है, कौन सा विक्रेता बढ़ा रहा है, कौन सा सेल्समैन कम हो रहा है। तो जो भूतकालीन जो विक्रय के आंकड़े हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं एक विक्रय कोटे के निर्धारण करने में। दूसरा जो इसमें बिंदु मेरे विचार से महत्वपूर्ण होता है वो होता है बाजार की स्थितियां और आकार। किसी भी विक्रय अभ्यास के निर्धारण में वस्तु विशेष में बाजार की जो स्थिति है वो भी एक महत्वपूर्ण घटक होता है। यदि वस्तु के बाजार के आकार में कोई परिवर्तन हो तो उसे ध्यान में रख करके कोटा निश्चित किया जाना चाहिए। अर्थात एक जो प्रोडक्ट है या जो प्रोडक्ट लाइन है उसका बाजार में पहले क्या स्थान था और आज उसका क्या स्थान है। यदि कोई नया प्रोडक्ट है, उसको अभी बाजार में लॉन्च किया जाना है, तो उसका विक्रय कोटा न्यून होगा। अगर वह प्रोग्रेस की स्थिति में है तो उसका कोटा ज़्यादा होगा। अगर वह सैचुरेशन की स्थिति में है तो उसका कोटा लगभग वैसा ही होगा। अर्थात जो प्रोडक्ट है उसका बाजार में क्या पोजीशन है, किस स्टेटस पर वो प्रोडक्ट बाजार में टिक रहा है और बाजार की क्या पोजीशन है, ये बातें भी विक्रय कोटा के निर्धारण में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। तीसरा जो बिंदु है वो है विक्रय संभावनाएं। विक्रय कोटा निर्धारित करते समय बाजार में जो विक्रय की पॉसिबिलिटीज है, पोटेंशियलिटीज है, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज अपन सब जानते हैं कि उपभोक्ताओं की आदतों में, उनकी आय में, उनकी रुचि में, उनके फैशन में, उनकी क्रय शक्ति में, उनके सोच में बहुत जल्दी परिवर्तन संभव है। अतः हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसके बारे में उपभोक्ताओं का सोच क्या है, उनके बारे में उनकी रुचि क्या है, उनकी परचेजिंग पावर क्या है, हमारे प्रोडक्ट के बारे में गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, आदि जो बातें हैं, ये सारी बातें भी विक्रय को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से प्रभावित करती है। अतः विक्रय कोटा का निर्धारण करते समय हमें बाजार में जो हमारी विक्रय संभावनाएं होती है और उनको जो विक्रय संभावनाओं को जो प्रभावित करने वाले घटक है, जैसे मैंने बताया उपभोक्ताओं की रुचि, फैशन, स्वभाव, क्रय शक्ति आदि को भी ध्यान में रख करके हमें विक्रय की संभावनाओं को तलाशना चाहिए
और उस आधार पर विक्रय कोटे का निर्धारण करना चाहिए। फिर नेक्स्ट बिंदु की अपन बातचीत करेंगे, वो होता है विक्रयकर्ता की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ ए सेल्समैन। विक्रय कोटा तय करते समय हमें संबंधित जो विक्रेता है जिसके लिए हम विक्रय कोटा निर्धारित कर रहे हैं, क्योंकि विक्रय कोटा व्यक्ति से निर्धारित किया जा सकता है, तो जिसके लिए जिस सेल्समैन के लिए हम विक्रय कोटा तय कर रहे हैं उसकी सेलिंग कैपेसिटी क्या है, वो कितना माल बेच सकता है, उसने भूतकाल में कितना माल बेचा, उसका सेल्स का इंक्रीज या डिक्रीज का रेट क्या है। तो विक्रयकर्ता हमारा कितना एफिशिएंट है, कितना योग्य है, उसके बाजार में कितनी पकड़ है, उसके डील जो संस्थान है, उसके डीलर, उसके डिस्ट्रीब्यूटर उस विक्रय सेल्समैन से कितने प्रभावित है, ये सारी बातें भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए और उसी आधार पर हमें विक्रय कोटा का निर्धारण करना चाहिए। फिर नेक्स्ट बिंदु होता है विक्रय पूर्वानुमान। आप किसी भी वस्तु का आपको पहले आइडिया लगाना चाहिए कि हमारी सेल्स फोरकास्टिंग क्या कहती है, हमारा पूर्वानुमान क्या कहता है कि हम कुल मिलाकर के वर्ष पर्यंत में इस एरिया में लगभग इतनी वस्तु का, इतनी इकाइयों का या इतने मूल्य का प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो जो सेल्स फोरकास्टिंग है वो भी विभिन्न आधारों पर होती है। इसमें मुख्य रूप से तो भूतकालीन के विक्रय आंकड़े ही होते हैं। उसके अलावा भी बहुत सी बातें होती है, प्रतियोगिता की स्थिति है, बाजार की पोजीशन है। इन सारी आधारों पर विभिन्न संस्थाएं विभिन्न वैज्ञानिक तरीकों से एक्सपर्ट के माध्यम से सेल्स फोरकास्टिंग करवाती है और सेल्स फोरकास्टिंग होने के बाद में हमें पता लगना चाहिए कि हम कौन से क्षेत्र में किस प्रकार से विक्रय कोटे का निर्धारण करें। नेक्स्ट बिंदु फिर होगा वो है प्रतियोगिता की स्थिति। हमें विक्रय कोटा निर्धारण करने के लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बाजार में उस वस्तु की प्रतियोगिता की क्या पोजीशन है। अगर बाजार में हमारी वस्तु की स्थिति मोनोपोली है, एकाधिकार की स्थिति है, या कट थ्रोट कंपटीशन है, या नॉर्मल कंपटीशन है, या कंपटीशन में इंक्रीज हो रहा है, या कंपटीशन है वो रिड्यूस होता जा रहा है, ये सारी जो बातें हैं वो भी विक्रय स्तर को प्रभावित करती है। अगर आपका प्रोडक्ट, एक उत्पादक का प्रोडक्ट मार्केट में एकाधिकार की स्थिति रखता है तो आपका विक्रय जो कोटा है वो ज़्यादा हो सकता है। अगर प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा स्थिति में है, कट थ्रोट है, तो वो कम हो सकता है। अगर सामान्य रूप से चल रही है तो उसमें निश्चित रूप से थोड़ी बहुत अधिक वृद्धि की जा सकती है। तो प्रतियोगिता, आपका कंपटीशन स्टेटस क्या है, आपके सामने किन की प्रतियोगिताएं हैं, कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं, उन संस्थानों की क्या स्थिति है, उनका ब्रांड नेम कितना चलता है, आपका कितना चलता है, ये सारी बातें भी इसको प्रभावित करती है। फिर नेक्स्ट बिंदु है इसमें उपभोक्ताओं का जीवन स्तर व आय। उपभोक्ताओं की आय का जो स्तर है और जो जीवन स्तर है वो भी विक्रय कोटा को प्रभावित करता है। अगर उपभोक्ताओं की आय के स्तर व जीवन स्तर को ध्यान में रख करके ही विक्रय कोटा निश्चित किया जाना चाहिए। अगर उपभोक्ताओं का जीवन स्तर ऊंचा है, उनकी आय ऊंची है, तो आपका विक्रय कोटा भी ऊंचा होगा, और अगर इससे विपरीत विक्रय न्यून स्थिति में है तो आपका वो भी न्यून होगा। तो हमारे जो उपभोक्ता है उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उनकी इनकम क्या है, उनकी बाइंग कैपेसिटी क्या है, उनकी बाइंग हैबिट्स क्या है, ये जो सारी बातें हैं वो भी एक इसको प्रभावित करती है। फिर है सेल्स नीति। किसी भी संस्थान की जो विक्रय नीति है उससे भी विक्रय कोटा प्रभावित होता है। आपने जो सेल्स नीति बनाई है उस सेल्स नीति में नगद पे विक्रय है, बट्टे पर विक्रय है, उधार पर विक्रय है, उधार नीति में लचीलापन है। आपकी पॉलिसी क्या है, अगर आपका नगद में विक्रय है तो आपका सेल्स कोटा कम होगा, अगर आपका उधार में विक्रय है तो आपका सेल्स कोटा ज़्यादा होगा, अगर बट्टे पर है तो उससे भी ज़्यादा होगा। तो आपकी जो विक्रय नीति है वो विक्रय नीति भी विक्रय सेल्स कोटे को प्रभावित करती है। इसलिए अगर कोई संस्था आप पहले से उसका कैश में है किंतु अब वो उसमें लचीलापन ला करके बट्टे पे देना चाह रही है, पहले कोई बट्टे पे दे रही थी किंतु अब वो उसको खत्म करके बिना डिस्काउंट के देना चाह रही है, पहले केवल नगद में थी अब वो उधार में भी देना चाह रही है, अर्थात विभिन्न बातें जो हैं वो भी इसको प्रभावित करती है। फिर है गवर्नमेंट की पॉलिसी। विक्रय कोटे को निर्धारित करने में सरकार की सामान्य नीति व सरकारी क्रय नीति को भी हमें ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि सरकारी नीति उद्योग को प्रोत्साहित करने वाली है तो विक्रय कोटा बढ़ाया जा सकता है। इसके विपरीत यदि सरकारी नीति उद्योग के विपरीत है, प्रतिकूल है, तो विक्रय कोटा कम किया
किया जाएगा। अर्थात जो हमारा प्रोडक्ट है उसके बारे में सरकार क्या सोचती है, सरकार की क्या पॉलिसी है, क्या सरकार भी उस वस्तु का मार्केटिंग कर रही है, क्या सरकार भी उस वस्तु का प्रोडक्शन कर रही है, तो सरकार उस वस्तु के बारे में क्या सोचती है, उसकी उस वस्तु के बारे में क्या नीति है, ये जो नीति है वो भी इस बात को प्रभावित करती है। फिर नेक्स्ट बिंदु है वो है विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन। अपन सभी जानते हैं आज का जो युग है वो विज्ञापन और विक्रय संवर्धन का है। विज्ञापन के माध्यम से अपन जानते हैं कि कम महत्व वाले उत्पाद को भी बाजार में चलाया जा सकता है और जो अच्छा उत्पाद है वो भी विज्ञापन के अभाव में मार्केट से बाहर हो सकता है। इसी प्रकार से जो सेल्स प्रमोशन है वो भी उपभोक्ताओं को, मध्यस्थों को, विक्रय उत्पादकों को, डीलर्स को, सबको प्रभावित करता है, क्योंकि विक्रय संवर्धन भी व्यक्ति को वस्तु क्रय करने के लिए प्रेरित करता है। तो कौन सी संस्था विज्ञापन और विक्रय संवर्धन पर कितना ध्यान दे रही है, उसका स्तर क्या है, उस पर कितना काम कर रही है, उस पर कितना खर्चा कर रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। यदि आप किसी क्षेत्र विशेष में अच्छा विज्ञापन कर रहे हैं, अच्छा विक्रय संवर्धन की योजना ला रहे हैं, तो उस क्षेत्र विशेष के लिए विक्रय कोटा अधिक हो सकता है, और जिस एरिया में आप कम ध्यान दे रहे हैं, जिसमें कम विज्ञापन कर रहे हैं, उसमें विक्रय कोटा कम रखा जा सकता है। और अंतिम रूप से अपन ये कह सकते हैं कि किसी संस्थान की जो उत्पादन क्षमता है वो भी किसी विक्रय कोटा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। यदि कोई संस्थान अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना चाहती है या बढ़ा सकती है तो उसका विक्रय कोटा भी बढ़ाया जा सकता है। वह जो चल रहा है उतना ही उत्पादन करना चाहती है तो विक्रय कोटा बढ़ाने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। अगर यदि उसकी उत्पादन क्षमता वह अपने उस प्रोडक्ट को छोड़ के किसी दूसरी साइड में जा रही है तो उसका विक्रय कोटा कम किया जाएगा। तो उसकी प्रोडक्ट कैपेसिटी क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, ये भी एक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि हमारे जो सेल्समैन हैं, जो सेलिंग एजेंसीज है, उनके हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे संस्थान के बारे में क्या विचार है। अगर वो हमारे प्रोडक्ट को, हमारे संस्थान को, हमारे ब्रांड को श्रेष्ठ मानते हैं तो विक्रय कोटा ज़्यादा होगा। अगर वो हमारे ब्रांड को लास्ट लाइन में रखते हैं तो उसका विक्रय कोटा कम हो जाएगा। ऐसे जो लोकल लो एंड ऑर्डर है उसकी पोजीशन क्या है, हमारे जो ग्राहक हैं, हमारे जो विक्रेता हैं, हमारे उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थितियाँ क्या है, ये सारी बातें एक विक्रय कोटा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जो विक्रय कोटा का निर्धारण है वो विभिन्न बातों पर आधारित होता है और इन विभिन्न बातों को, इन विभिन्न तथ्यों को, इन विभिन्न बिंदुओं को दृष्टिगत रख करके ही एक विक्रेता के लिए अथवा एक मध्यस्थ के लिए हमें विक्रय कोटा का निर्धारण करना चाहिए, ताकि वह उसे उसकी पूरी योग्यता का विदोहन भी हो सके एवं उसको वह प्राप्त करने की पूरी कोशिश करे तो उसे प्राप्त भी कर सके। उसमें किसी प्रकार से निराशा का भाव भी नहीं आए, वह हमेशा प्रोत्साहित होता रहे। इन बातों को दृष्टिगत रखेंगे तो हमारा विक्रय जो कोटा है उसका निर्धारण उपयुक्त होगा, अच्छा होगा एवं वह संस्थान के लिए हमेशा लाभप्रद रहेगा। थैंक्स टू ऑल मेंबर।